दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, MCRE 24 का वेटिंग लिस्ट जारी हो चुका है। तो इस वेटिंग लिस्ट को लेके हमारे बहुत भाइयों और बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज हम लोग इन्हीं वेटिंग लिस्ट के ऊपर आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं। और एम्स ने इस वेटिंग लिस्ट के ऊपर क्या बोला है उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के लिए। थैंक यू। चलिए अभी डिले ना करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, MCRE जो वेटिंग लिस्ट है, ये सभी पोस्ट कोड के लिए मतलब सभी पोस्ट कोड में जारी नहीं किया है, कुछ कुछ ही किया है। इसमें से आप लोग देख सकते हैं, इसमें मेंशन करके दिया है उसने। जैसे कि इसमें 14 के बाद 15 16 17 नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा वो पोस्ट कोड के लिए ही वोटिंग लिस्ट निकाला है। एक सभी सभी पोस्ट कोड के लिए नहीं निकला है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा जो कैंडिडेट को पहले प्रोविजनली अलॉटेड कर दिया गया था, उसको कोई रीजन के वजह से एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं था ज्वाइन करने में, तो वो जो वैकेंसी था वो खाली ना रह जाए, इसके हिसाब से फिर से प्रोविजनली वेटिंग लिस्ट दिया है। इसका बाद में हम आलो बोलेंगे कि कब से क्या जो है DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो इनको भी बुलाएंगे, चांस दिया जाएगा। एक मतलब हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसा है उसका प्रोसीजर होगा, क्या होगा। तो हम लोग चले वीडियो को देखते हैं कि एम्स वालों ने एक्चुअली में इसमें क्या 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 बोला है। इसमें 10-15 पॉइंट एम्स वाले ने लिख के दिया है। जैसे कि फर्स्ट में बोला है, अ, हम लोग उसको रीड नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि ये जो वेटिंग लिस्ट है, ये इसमें क्या बोला, ये सिर्फ प्रोविजनल है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, कोई इसको अगर परमानेंट क्लेम करे तो कर नहीं सकता, ये सिर्फ टेम्पोरेरी है, प्रोविजनल है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो इसका इस मतलब इस मेरिट लिस्ट पे या वोटिंग लिस्ट पे जिसका नाम है, जिसने पहले ही अपने चॉइस प्रेफरेंस में डाला था, इस जो भी प्रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आएगा उसको वेटिंग लिस्ट में, तो उन्हीं का नाम आएगा जो पहले डाला था। ऐसे किसी ने नहीं डाला तो उसका नाम नहीं आएगा इसमें। फिर भले ही वो जगह अभी फिलहाल खाली रहे, तब भी उसमें नहीं आएगा। ठीक है। ये नंबर पॉइंट में मतलब यही बोला है कि ये वेटिंग लिस्ट अस्थाई है। इसमें मेरिट रैंक और उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरे गए इंस्टीट्यूट की पसंद के आधार पर तैयार की गए हैं। और भले ही इस समय सीट खाली हो या ना हो, सभी को शामिल किया गया है। जिन उम्मीदवार ने पसंद भरी हो नहीं या योग्य नहीं थी, उनके लिए ही लिस्ट जगह नहीं मिलेगी। मतलब इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट, इसमें लिखा है हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द वोटिंग लिस्ट, मतलब जिन कैंडिडेट ने उस टाइम को चॉइस प्रेफरेंस में नेम मतलब उसका नहीं डाला था इसमें, इंस्टीट्यूट का इस जो भी वोटिंग लिस्ट जारी किया है, तो उसका नाम इसमें नहीं आएगा। तो एम्स वाले ने स्पेशली वो मना कर दिया। फिर सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में वेटिंग लिस्ट में नाम आने का मतलब केवल ये है कि आवेदन का समय दी गई जानकारी के आधार पर आपको प्रारंभिक तौर पर योग्य माना गया है। अभी तक असली दस्तावेजों या योग्यता की जांच नहीं हुई। मतलब आप लोगों ने जो फॉर्म फिलअप के टाइम पे भरा था, आपका एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया हिसाब से कि मैं आप BSc है या फिर डिप्लोमा है, उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट बनाया गया है। इसमें कोई आपका एलिजिबिलिटी चेक करके नहीं बनाया लोग, बस उसके हिसाब से आपने जो डाला था उसके हिसाब से बना दिया। चलिए अभी थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ये जो अंतिम एक होता है केवल भर्ती नियम, मतलब रिक्रूटमेंट रूल्स। इसमें लिखा है कि एलिजिबिलिटी शेल अल्टीमेटली बाय डिटरमाइन स्ट्रिक्टली एज बाय पब्लिश रिक्रूटमेंट रूल्स। जो एम्स का रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसके हिसाब से ही तय किया गया है ये, जो कि आपका 31 जनवरी में पास हुआ था। इसका जो एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन शुरू हुआ था, उस डेट के हिसाब से ही जिसमें जो मेंशन करके दिया था वही इसमें उसका हिसाब से ही ये मेरिट लिस्ट बनाई गई है और वोटिंग 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 लिस्ट बनाया गया है। ठीक है। तो नंबर 4 देखते हैं हम लोग। नंबर 4 में क्या बोला है कि जो उम्मीदवार सिर्फ आरक्षित श्रेणी मतलब OBC SC ST में योग्य है, उनको अनरक्षित जनरल या ओपन सीट में नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें साफ मेंशन करके दिया है, मतलब जो भी कैंडिडेट
ओबीसी, एससी और एसटी में है, उनको आन रिजर्व में नहीं लिया जाएगा। इसमें साफ मेंशन करके रखा है, कैंडिडेट एलिजिबल ओनली अंडर ए रिजर्व कैटेगरी shall नॉट बी कंसिडर फॉर एलोकेशन अगेंस्ट सीट इन अन रिजर्व कैटेगरी। इसमें साफ मेंशन करके दिया है। फिर फिफ्थ ने बोला है कि अगर पीडब्ल्यूडी मतलब विकलांग जो कैंडिडेट है, नियुक्ति तभी मिलेगी जब उसी श्रेणी में सीट खाली हो और उनकी विकलांगता उस पोस्ट के लिए उपयोग हो। ये स्पेशली मेंशन करके दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो बोलेगा कि मेरा नाम तो वेटिंग लिस्ट पे नहीं आया, तो एम्स ने बोला है कि अगर उस इंस्टीट्यूट पे पीडब्ल्यूडी की पोस्ट खाली है तभी उसको दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। और वो उसका विज्ञ होना पड़ेगा। कोई एकदम बहुत ही डिसेबल है, उसको अगर ओटीपी भेज दिया या फिर कुछ अलग पोस्ट के लिए जो कि प्रोफेशनल है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा में नहीं दिया जाएगा। नंबर 6 में क्या बोला है, ये वेटिंग लिस्ट सीधी सभी एम्स संस्थानों के पोर्टल पर उपलब्ध करी जाएगी। उम्मीदवार भी अपने डैशबोर्ड पर उसके देख पाएंगे। हर उम्मीदवार अपने चुने गए स्थानों की पूरी रैंक लिस्ट देख सकते हैं। मतलब आप लोग जैसे नहीं देख लिया होगा ऑलरेडी, वेटिंग लिस्ट मारने के बाद आपका इंस्टीट्यूट आता है, कौन सा इंस्टीट्यूट पे, फिर उसमें उसका अंदर ही आपका वेटिंग लिस्ट आता है। तो वही बोला है 6 नंबर पॉइंट पे कि आपका पोर्टल पे आप डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा। 7 नंबर पे सीटों का मतलब जो एलोकेशन है, प्रत्येक स्थान या अस्पताल करेगा, वो एम्स नहीं करेगा। वो जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है जिसमें अपने चॉइस प्रेफरेंस के भरा था, वो करेगा। इसमें दस्तावेज जांच भी शामिल होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। फिर ये मेरिट जो श्रेणी और नियमों के अनुसार होगा, और तभी जब सीट खाली होगी, मतलब जब खाली होगी उस जगह पे अगर कोई ना जाए तब आपको बुलाएगा, अदरवाइज आपको नहीं बुलाएगा। ये ध्यान से आप समझ लीजिए इसमें क्या बोला है 7 नंबर पे। अगर आपको तभी बुलाएगा जब उस आपको उसी इंस्टीट्यूट जिसमें आपका मेरिट लिस्ट आया, उस जगह आपका कोई, जिसको पहले प्रोविजनल में आपको एलोकेट कर दिया गया, जिसको उसको अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर एलिजिबल नहीं है, तभी आपको बुलाएगा, अदरवाइज आपको नहीं बुलाएगा। फिर नंबर 8 पे क्या बोला है, हर स्थान संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार को योग्यता और मेरिट सही है तभी नियुक्ति पत्र जारी करेगा। मतलब जो इंस्टीट्यूट है या फिर कोई एम्स है जिसमें आपने चॉइस फिल किया था उस टाइम, तो जिसमें आपका वेटिंग लिस्ट नाम आया, तो वो आपका हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा, अदरवाइज आपको नहीं करेगा। फिर नंबर 9 पे बोला एम्स दिल्ली जो एग्जाम सेक्शन है, वो दस्तावेजों की जांच मतलब एलिजिबिलिटी कोई रोल नहीं करेगा इसमें। वो लोग कोई चेक नहीं करेगा, जो आपने इंस्टीट्यूट भरा है उसको ही चेक करेगा, जिसमें वोटिंग लिस्ट आया है। फिर नंबर 10 में क्या बोला है, वोटिंग लिस्ट पूरी तरह से अस्थाई है, मतलब ये टेम्परेरी है। इसमें नाम आने से नौकरी का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता। ये केवल विचार के अवसर की तरह है, अगर सीट खाली हो तो मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। 11वें पॉइंट में क्या बोला है, वेटिंग लिस्ट में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट या फिर जो ट्यूशनल के जोकर नौकरी का दवा दवा कर सकते हैं। मतलब आप कोर्ट पे या फिर ट्रायल में जाके आप ये दवा करें कि आप मुझे इधर ज्वाइनिंग दे दिया है, फिर मेरा नाम आया, तो फिर मुझे क्यों ज्वाइनिंग नहीं मिला, तो ये इसने स्पेशली मना कर दिया कि आप जाके कोर्ट पे नहीं जा सकते। फिर 12 पॉइंट में क्या बोला है, एम्स दिल्ली और अन्य संस्थान इस वेटिंग लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे या ना करें, ये उनका अधिकार है। मतलब आपका नाम वेटिंग लिस्ट पे आया, ठीक है, उसके बाद अगर ये वेटिंग लिस्ट एम्स दिल्ली यूज करे या फिर जो इंस्टीट्यूट यूज करे, ये उनका पर है। आप इसमें कोई जोर जबरदस्ती या फिर दबाव नहीं डाल सकते। एम्स से एम्स ने खुद ही बोला है। फिर 13 पॉइंट में क्या बोला है, ये वेटिंग लिस्ट केवल जो हमारे एडवर्टाइजमेंट निकला था, एड निकला था 7 तारीख को, जनवरी में 25 को, उसके जुड़े नोटिस के लिए ही मनाया है, मतलब उसको मनाया गया है।
फिर 14 में क्या बोला, ये वेटिंग लिस्ट केवल 31 अक्टूबर 2025 तक मान्य रहेगी, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे, चाहे सीट खाली ही क्यों ना रह जाए। इसमें बोल के दिया है लास्ट डेट है किसका, 31 अक्टूबर बोल के दिया है। इससे अगर पार हो गया तो ये खुद ब खुद लैप्स हो जाएगा। फिर क्या बोला है लास्ट में, एम्स दिल्ली के पास सभी अधिकार सुरक्षित होगा इसका। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इतना ही है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एम्स ने क्या बोलने की कोशिश की है, कि ये जो वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है कि ये सिर्फ उन्हीं जगह पे एप्लीकेबल होगा जहां पे कोई पोस्ट खाली रह गया है, जो कैंडिडेट ने, जिस कैंडिडेट को एलोकेट कर दिया गया था वो अनएलिजिबल होगा, या फिर उसका कुछ कारण से वो नहीं गया है उधर, या फिर कोई चॉइस प्रेफरेंस में उस इंस्टीट्यूट का नहीं डाला था, तो उसी जगह पे ये एप्लीकेबल होगा। और जो उसमें मेंशन करके दिया है कि ये एम्स दिल्ली या फिर जो इंस्टीट्यूट है, वो तभी, मतलब वो अपना हिसाब से ले सकता है या फिर नहीं ले सकते, उनके ऊपर है। आप उसमें कुछ भी कोर्ट पे या फिर जाके नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट है, ये आपका प्रोविजनल जो आपने एग्जाम दिया था उसका मेरिट लिस्ट के हिसाब से नहीं है। ये मतलब साफ साफ बोल के दिया है। तो आप होप रख सकते हैं, या कि अगर खाली होगा तो आपका नाम, आपका चांस आएगा। तो ये काफी कम है, जिसका 10 तक है वो तो मुझे नहीं लगता है कि उनका तक चांस जाएगा। एक दो तक ही आ सकता है, क्योंकि अगर कोई एक कैंडिडेट नहीं आया तो उस जगह और एक कैंडिडेट को दिया जाएगा, लेकिन 10 तक तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा। तो आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन आप, मेरा ये भी मानना है कि आप लोग पोर्टल को बार बार जाके, डैशबोर्ड को भी मत देखिए, दिन में एक बार या दो बार जाइए, वही काफी है। सुबह एक बार देख लीजिए, रात को एक बार देख लीजिए। बार बार जितना जाएंगे सर्वर पे उतना ट्रैफिक बढ़ेगा, और उससे क्या होता है, एम्स का जितना भी काम है सब डिले हो जाता है। जैसे कि MCRE 25 का रिजल्ट भी इसी कारण डिले हो रहा है कि टेक्निकल, इतना टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। दिन में लाख लाख बच्चे जाके उसमें डैशबोर्ड में लॉगिन करता है और रिजल्ट चेक करने के लिए ट्राई करता है। तो इसके वजह से एम्स का जो सर्वर है उसमें हैवी लोड पड़ रहा है। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग इस साथ, दूसरा जो यूट्यूबर लोग बोल देता है कि आप लोग बार बार जाइए, चेक करते रहिए, ऐसा मत कीजिए। दिन में एक बार या दो बार ही जाइए। और ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होगा तो एम्स खुद आपको SMS के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करता ही है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों।